नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम एमपीपीएससी, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम है दोस्तों एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी हमने आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी आगामी एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिससे कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो यूनाला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, यूनाला कहा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में दोस्तों यूनाला कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे। और दोस्तों अगर आपको शीत ऋतु को पूछा जाए, देखिए ग्रीष्म ऋतु तो आपको पता चल गया, अब आपको अगर एग्जाम में शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा शीत ऋतु को दोस्तों सियाला कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। देखिए दोस्तों सभी को पता है कि जो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है वो है आपका लेज़र प्रिंटर, ठीक है ना। लेज़र प्रिंटर जो होता है दोस्तों वो उच्च क्वालिटी वाला, ठीक है, हाई क्वालिटी वाला प्रिंटर होता है, जिसमें दोस्तों जो लेटर होते हैं, ठीक है, जो अक्षर और चित्र होते हैं वो तेजी से मुद्रित होते हैं, तेजी से प्रिंट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कहलाता है लेज़र प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम की आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, और पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दोस्तों अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम की आयु का है तो उसे किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, आपको बताना दोस्तों कि वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या प्रयोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें VLSIC प्रयोग होता है, ठीक है। अगर आपको इसको पूरा नाम जानना है तो दोस्तों वो है आपका वेरी, याद रखिएगा, देखो VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। याद रखिएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वर्तमान में, ठीक है, जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन में किस सिद्धांत को महत्व दिया गया, आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन में किस सिद्धांत को महत्व दिया गया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा पेरिस सिद्धांत, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, याद रखिएगा दोस्तों, और इसमें जो महत्व दिया गया दोस्तों वो पेरिस सिद्धांत को महत्व दिया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सन 1993, 12 अक्टूबर सन 1993 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला है दोस्तों वो बिटुमिनस प्रकार का होता है, ठीक है। किस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में स्थित, ठीक है, मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में स्थित सुहागपुर
ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सुहागपुर जो है दोस्तों वो कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है दोस्तों वो कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सन 1993 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का जो गठन दोस्तों 1993 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ठीक है, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में। ठीक है, याद रखिएगा, 338 में राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का उद्देश्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, का जो उद्देश्य है दोस्तों वो पर्यावरणीय विवादों को निपटाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। एनजीटी का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो पर्यावरणीय विवादों को निपटाना है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना दोस्तों संसदीय अधिनियम 2010 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। ओपीएम एल्केसाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको बताना है, ओपीएम एल्केसाइड उद्योग के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों, नीमच। ठीक है, ओपीएम एल्केसाइड उद्योग के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश का नीमच जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि, ठीक है, आपको कि ओपीएम एल्केसाइड उद्योग मध्य प्रदेश के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा नीमच जिला। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, आपको बताना है प्रादेशिक वित्त आयोग का जो वर्णन है दोस्तों वो आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा? वो मिलेगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, 243 आई में। ठीक है, याद रखिएगा 243 आई में आपको प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट किस दिन भारतीय संसद में पेश किया गया था? आपको बताना दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट किस दिन भारतीय संसद में पेश किया गया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट भारतीय संसद में पेश किया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको रट के जाना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और दोस्तों याद रखिएगा ये भी कि स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट तो 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री, ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल था। आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये था आपका 1996 से 2001 तक। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में दोस्तों राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो जुलाई 1994 को किया गया था। ठीक है, परंतु मध्य प्रदेश वित्त आयोग का जो पहला कार्यकाल है दोस्तों वो 1996 से 2001 का तक था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों सभी को पता है कि वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है, या विधानसभा जो है दोस्तों वो किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि भोपाल में स्थित जो पुरानी विधानसभा है दोस्तों वो किस नाम से प्रसिद्ध है? मिंटो हॉल के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि इस भवन को वास्तुकार चार्ल्स कुरियन ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, याद रखिएगा, किसने किया था? चार्ल्स कुरियन। आपको इसका भी नाम याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिंटो हॉल का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था।
ठीक है, तो चार्ल्स कुरियन का नाम आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि रतलाम, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी रतलाम में दोस्तों अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। दिसंबर 2020 में किस बैंक द्वारा इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए आपके, याद रखिएगा कि 23 दिसंबर, ठीक है 23 दिसंबर 2020 में दोस्तों जिस बैंक द्वारा इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है वो बैंक है दोस्तों आपका आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ढिमराई जो है दोस्तों वो कहाँ का लोक नृत्य है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है ढिमराई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस स्थान पर हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी आपके लिए कि मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है दोस्तों वो झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। ये सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, भाभरा गांव में हुआ था। ठीक है ना, और किस जिले में पूछा जाएगा तो झाबुआ जिले में। नवंबर 2020 को जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 में किसे विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि नवंबर 2020 में जो जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 2020 में किसे विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों वो किया गया है आपका लाहौर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रट के जाइएगा, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में, ठीक है, भारत में नेवलों को बचाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, किसको बचाने के लिए, नेवलों को बचाने के लिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। और इसकी शुरुआत भी याद रखिएगा दोस्तों कब से हुई है, 2 दिसंबर 2020, सॉरी 2 दिसंबर 2019 से इसका शुरुआत हुई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनिया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है तो नेवलों को बचाने के लिए चलाया जाने वाला ऑपरेशन है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2019 से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल रट के जाइएगा, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल रट लीजिए, मंदसौर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मंदसौर। आगे बढ़ते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI से क्या तात्पर्य है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि यह एक दीर्घ अवधि अर्थात 1 वर्ष से अधिक का निवेश है। ठीक है, जो FDI होता है दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वो दोस्तों एक दीर्घ अवधि अर्थात 1 वर्ष से अधिक का निवेश होता है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। भारतीय संसद के निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि भारतीय संसद की वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो समिति आपकी प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और इस दोस्तों अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो तत्कालिक वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, इनकी सिफारिश पर 1950 में, ठीक है, पहली प्राक्कलन समिति गठित की गई थी। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, याद रखिएगा तत्कालिक वित्त मंत्री, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो तत्कालिक वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था 1950 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड पठार है दोस्तों, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है सिद्ध बाबा। ठीक है, याद रखिएगा सिद्ध बाबा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और दोस्तों यह पठार जो है ना वो आर्कनिक युग की ग्रेनाइट चट्टानों व नीस से निर्मित है। और दोस्तों यहाँ के क्षेत्र के जो चट्टानों में फास्फेट की प्रमुखता पाई जाती है, ठीक है, मतलब फास्फेट पाया जाता है, याद रखिएगा इसको भी। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिलता है कि भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बीना नदी, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना नदी, जहाँ भालकुंड जलप्रपात आपका स्थित है, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस वंश के शासकों ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम किया था? तो वो किया था दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों इस वंश की जो स्थापना है वो सिमुक ने की थी, ठीक है। किसने की थी? सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है कि एलोरा में जो गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपके, ठीक है, ये है दोस्तों आपके हिंदुओं, जैनों और बौद्धों तीनों से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर जो मंदिर और गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन और बौद्धों के हैं, ठीक है, मतलब तीनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों से संबंधित नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों आप, आपको बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से ABCD में से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों से संबंधित नहीं है वो कार्य दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना। यह कार्य जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ऑप्शन नंबर A, B और C ये तीनों ही कार्य आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी थी? दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ना है आपको ABCD कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है दोस्तों याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 1919 में, ठीक है, जो मॉन्टेग्यू थे दोस्तों याद रखिएगा ये भारत सचिव थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो वायसराय थे, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ठीक है, स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था, ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का जो मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बेतवा नदी को दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों जो बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश का वो पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के किस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। मध्य प्रदेश के वे कौन से कवि है जिनका मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो बिल्कुल रट लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर है दोस्तों आपका कवि प्रदीप, ठीक है। मध्य प्रदेश के जिस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था वो थे दोस्तों कवि प्रदीप, ठीक है। इनका मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था, ठीक है। मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्यकाल का जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था वो स्थान है दोस्तों आपका बुरहानपुर,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बुरहानपुर मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी था और व्यापारिक केंद्र भी था। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित हैं? काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है दोस्तों कि जिस नदी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित है वो नदी दोस्तों आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा नदी पर आपका कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों ही जलप्रपात स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जाम गोदरानी में लगाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जाम गोदरानी। ठीक है, एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसरो द्वारा रीसेट, ठीक है, RISAT 2B R1 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, ने 11 दिसंबर कब किया गया दोस्तों? 11 दिसंबर 2019 को रीसेट 2BR1 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया। ठीक है, कब किया? याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 19। और कब? तो 11 दिसंबर 2019। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, हथिनी नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जोबट सिंचाई परियोजना हथनी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई प्रतियां या कॉपीज बनाने का जो कार्य है वो क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो किसी भी नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई प्रतियां कॉपीज बनाने का जो कार्य है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है या क्या है? वो दोस्तों सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर पायरेसी। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए किस रोबोट को लॉन्च किया? मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए जिस रोबोट को लॉन्च किया दोस्तों उसका नाम है आपका, याद रखिएगा, कैप्टन अर्जुन। ठीक है, कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एशिया का प्रथम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि एशिया का प्रथम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तीनों चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, अगर किस जिले में पूछा जाएगा तो अनूपपुर जिले, किस स्थान पर स्थित है तो अमरकंटक, और स्थापना कब की गई तो 2007 में की गई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, आपको बताना, ये क्वेश्चन दोस्तों लगता है रिपीट हो गया है। तो दोस्तों बुंदेलखंड पठार की हमने देखा था कि सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपकी सिद्ध बाबा। ठीक है, बधाई क्या है? आपको बताना दोस्तों कि बधाई क्या है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि बधाई जो है दोस्तों वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है जो कि, ठीक है, शादी विवाह तथा बच्चों के जन्म के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो सूती कपड़ा मिल है वो बुरहानपुर में वर्ष 1906 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बुरहानपुर में 1906 में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इनमें से बताना है आपको कि निम्न में से वह कौन सा है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वो है आपका बीड़ी उद्योग। ठीक है, जो कि कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है।
ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो दोस्तों ये जो बीड़ी उद्योग है ये वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी आपका चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग और वनस्पति उद्योग ये तीनों ही आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। जो बीड़ी उद्योग है ये वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के द्वारा जल के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के द्वारा जो जल का वाष्पीकरण होता है दोस्तों, उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सभी को पता दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, सुहागपुर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, कब की गई थी दोस्तों ग्राम सड़क योजना, 2010-11 में। ठीक है, 2010-11 याद रखिएगा, ग्राम सड़क योजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।